नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज रेपसवाल और आज की कहानी अमेरिका के इतिहास की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री, एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन का केस है जिसकी शुरुआत तो एक कत्ल से होती है, मगर जिस तरीके से इसका अंत हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। और वह इसीलिए क्योंकि कातिल की पहचान किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भूत, एक आत्मा ने की थी। वैसे तो कानून सबूतों और गवाहों के आधार पर चलता है और किसी भी भूत प्रेत आत्मा या ऐसी कोई भी चीज जो दिखाई ना दे उन पर विश्वास नहीं करता, पर जब वही ना दिखाई देने वाली चीज ऐसे सबूत, ऐसे हालात पैदा कर दे जो कि सीधे तौर पर उस केस से जुड़े हुए हों, तो कानून को भी मानना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर शहर शिकागो से। शिकागो में लेक मिशिगन के पास नॉर्थ पाइन ग्रूव एवेन्यू में 2740 नंबर की एक 21 मंजिला बिल्डिंग है। 21 फरवरी 1987 को बिल्डिंग की 15वीं मंजिल के अपार्टमेंट नंबर 15G में रहने वाले एक पति पत्नी रात को खाना खाने के बाद टीवी देख रहे थे। तभी लगभग 8:30 के करीब अचानक से उन्हें कुछ जलने की स्मेल आती है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद किचन में उन्होंने गैस जलती हुई छोड़ दी, मगर जब उन्होंने चेक किया तो किचन में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। इसके बाद वह अपने अपार्टमेंट का मेन दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि 15वीं मंजिल के पूरे कॉरिडोर में धुआं फैला हुआ है। वो तुरंत भागकर इसकी खबर बिल्डिंग के केयर टेकर को देते हैं, जो कि बिल्डिंग का रखरखाव करता था। इसके फौरन बाद इस बात की खबर बिल्डिंग के सभी लोगों को दी जाती है और रात करीब 9 बजे फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। थोड़ी देर बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच जाती है और जब वह लोग बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यह धुआं अपार्टमेंट नंबर 15B के दरवाजे के नीचे जो गैप होता है उससे बाहर निकल रहा है और दरवाजा चेक करने पर पता चलता है कि वह बाहर से लॉक है। इसके बाद बिल्डिंग का केयरटेकर मास्टर की से दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही अंदर से धुएं का एक गुब्बार निकलता है। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और ऊपर से अंधेरा, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर आने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम सबसे पहले उस अपार्टमेंट में जितनी भी खिड़कियां थी उनके शीशे तोड़ती है ताकि धुआं बाहर निकल सके। इसके बाद वो लोग उस अपार्टमेंट के बेडरूम में पहुंचते हैं। क्योंकि धुआं वहीं से आ रहा था तो देखते हैं कि बी रूम के ठीक बीच में जमीन पर किसी चीज में आग लगी हुई है, पर वह आग किस चीज में लगी हुई थी वह धुएं की वजह से दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, किसी तरह अब आग को बुझाया जाता है और जब धुआं छटना चालू होता है तो पता चलता है कि वी आग बेड के गद्दे में लगी हुई है, जो कि बेड की बजाय जमीन पर पड़ा हुआ था और गद्दे के नीचे भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोटी सी चीज पड़ी हुई है। इसके बाद जब उस गद्दे को वहां से उठाया जाता है तो उसके नीचे से कपड़ों का एक ढेर निकलता है और जब वो उन कपड़ों के ढेर में पैर मारकर उसे फैलाते हैं तो अचानक से डर के हमारे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि टॉर्च की रोशनी में उन्हें उन कपड़ों के बीच में एक इंसानी घुटना दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद जब कमरे का सारा धुआं निकल जाता है तो जो सामने का मंजर था वह भयानक था। उनके सामने जमीन पर एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। लाश के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके सीने के ठीक बीचों बीच में एक खंजर घुसा हुआ था। लाश का राइट साइड काफी जल चुका था, मगर उसका चेहरा, सीना, पेट और लेफ्ट साइड का ज्यादातर हिस्सा अभी भी सही सलामत था। इसके बाद फौरन शिकागो पुलिस को खबर की जाती है, जिसकी थोड़ी देर बाद ही पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है और शुरुआती पूछताछ के बाद पता चलता है कि यह लाश 47 साल की टेरिस बासा की है, जो कि उस अपार्टमेंट में पिछले करीब 2.5 साल से रह रही थी। अब इससे पहले कि मैं आपको इसके आगे की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर यह टेरिस्टा बासा थी कौन और उसकी यह मौत से पहले की कहानी क्या थी। तो टेरिस बासा का जन्म 13 मार्च 1929 को फिलीपींस के नीग्रोस आइलैंड के एक शहर गेटी में होता है। उसके पिता पेड्रो बासा उस वक्त वहां के एक बहुत बड़े वकील थे और उसकी माँ स्कोर बासा भी एक अच्छे खासे घर से ताल्लुक रखती थी। पेड्रो बासा का परिवार उन कुछ गिने चुने परिवारों में से था जिनकी गिनती डुमागटे शहर में काफी पैसों वाले और इज्जतदार लोगों में होती थी और टेरिस बासा उनकी एकमात्र संतान थी। टेरिस को बचपन से ही म्यूजिक का काफी शौक था और वह लगातार घंटों बैठकर पियानो बजाया करती थी। जब टेरिस थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने स्कूल की पढ़ाई डुमागट्टे के ही सेंट पॉल कॉलेज से पूरी की, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए साल 1948 में वो फिलीपींस की राजधानी मनीला आ गई और वहां उसने सेंट स्कोला का कॉलेज में अपनी म्यूजिक की पढ़ाई शुरू की, क्योंकि वक्त के साथ उसका म्यूजिक से लगाव बढ़ता ही जा रहा था। अगले 4 सालों तक टेरिस अपने परिवार से दूर रहकर मन लगाकर कॉलेज में पढ़ाई करती है और साथ में इंग्लिश और फिलीपींस की नेशनल लैंग्वेज टैगल में भी अपनी मजबूत पकड़ बना लेती है। दरअसल फिलीपींस में लगभग 7,600 से भी ज्यादा आइलैंड है, जहां 100 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से जो 7 मुख्य भाषाएं हैं
उन्हीं में से एक टैगलॉग है जो कि वहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी है। तो 4 साल बाद साल 1952 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद टेरेस वापस अपने घर डूमागढ़ी आ गई और तब तक उसके पिता पेड्रो बासा वहाँ के जज बन चुके थे। अब टेरेसीता चाहती थी कि वह म्यूजिक के बारे में और ज्यादा जाने, इसलिए इसके बाद वो इंग्लैंड आ गई और वहां लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, जहां से उसने पियानो फोर्ट की डिग्री ली। इंग्लैंड में रहने के दौरान ही वह एक बार वैकेशन पर घूमने के लिए यूरोप जाती है, जहां पेरिस में उसकी मुलाकात 54 साल के रशियन कंपोजर और पियानिस्ट अलेक्जेंडर छपन से होती है और उन दोनों की यह मुलाकात टेरेस की म्यूजिक की चाहत को और ज्यादा बढ़ा देती है। अलेक्जेंडर छपन और उनकी वाइफ जो है वो उस वक्त अमेरिका में शिकागो के डी पोल यूनिवर्सिटी में म्यूजिक पढ़ाया करते थे और टेरेस के म्यूजिक की चाहत को देखकर वह दोनों पति पत्नी उसे शिकागो आने का न्योता देते हैं। इसीलिए साल 1957 में लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी साल 28 अगस्त 1957 को वो पहली बार अमेरिका में कदम रखती है और उस वक्त रेसिटा की उम्र 28 साल थी। अमेरिका पहुंचकर वह इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन में एडमिशन लेती है और अपनी आगे की म्यूजिक की पढ़ाई शुरू करती है। टेरेस ने वहां 61 कोर्सेस में एनरोल किया था, जिनमें से 58 कोर्सेस को उसने कंप्लीट भी कर लिया था, पर लास्ट के 3 कोर्स पूरा करने से पहले ही अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर टेरेस वॉशिंगटन डीसी आ गई, जहां वह जोसे रोमेरो के यहाँ रहने लगी। जोसे रोमेरो जो है वो दरअसल टेरेस के पिता के काफी करीबी दोस्त थे और इन दोनों का ही परिवार एक दूसरे को टेरेस के जन्म से भी पहले से जानता था। एक तरीके से जोसे रोमेरो का परिवार टेरेस का दूसरा घर था और अब अमेरिका में रहने के बावजूद भी वह अपने लोगों के साथ थी। अच्छा, अभी तक रेसिटा की पढ़ाई का सारा खर्चा उसके पिता ही उठा रहे थे और उनके पास पैसे की कोई कमी भी नहीं थी, मगर अब टेरेस को पहली बार लगता है कि उसे भी कोई काम करना चाहिए। इसलिए जोसे रोमेरो के ही सू एसोसिएशन में एक टाइपिस्ट की जॉब करने लगी और क्योंकि वह अमेरिका में स्टूडेंट वीजा पर आई थी, इसलिए उसने अपना स्टूडेंट का स्टेटस बनाए रखने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में म्यूजिक की रिसर्च भी करने लगी। वॉशिंगटन में रहने के दौरान ही पहली बार उसकी जिंदगी में एक आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम था एडवर्ड ओमेरा और वह उसकी जिंदगी का पहला और एकमात्र प्यार था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है, पर क्योंकि टेरेसेट वहां पर एक स्टूडेंट वीजा पर थी, इसलिए वह अमेरिका में लीगल तौर पर नहीं रह सकती थी। वहां पर परमानेंट रहने के लिए उसे इमिग्रेंट वीजा की जरूरत थी और इसके लिए उसे पहले 2 साल फिलीपींस में रहना जरूरी था। इसलिए साल 1965 में जब वह 36 साल की थी तो वह अमेरिका को छोड़कर वापस फिलीपींस आ जाती है, मगर इधर एडवर्ड से रहा नहीं जाता और वह 4 हफ्तों की छुट्टी लेकर उससे मिलने उसके घर डूमाघटी पहुंच जाता है। एडवर्ड को वहां देखकर टेरेस और उसका पूरा परिवार खुश हो जाता है, क्योंकि टेरेस ने पहले ही अपने परिवार को एडवर्ड ओमेरा के बारे में बता दिया था। अगले करीब 3 हफ्तों तक एडवर्ड उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहा और वह सभी बहुत खुश थे, मगर इसी दौरान टेरेटा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना घटती है जो कि उसकी जिंदगी बदल देती है। दरअसल एडवर्ड अपनी ट्रिप के दौरान लगभग हर शाम रात का खाना खाने के बाद वॉक पर जाया करता था और वह ऐसा लगभग पिछले 3 हफ्तों से कर रहा था, मगर एक दिन जब वह वॉक पर गया तो उसके जाने के लगभग 1 घंटे बाद टेरेस के पिता का एक दोस्त कार से उनके घर पर आया और उसने पेट्रो के कान में एक चीज बताई, जिसके बाद वह उसकी कार में बैठे और वहां के एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया में पहुंचे, जहां एक कमरे में उन्होंने एडवर्ड ओमेरा को एक वैश्या के साथ बिना कपड़ों के रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने एडवर्ड को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और इस चीज ने टेरेस को अंदर तक तोड़कर रख दिया। इस घटना ने टेरेस को इतनी चोट पहुंचाई कि उसने अब वापस अमेरिका जाने का फैसला बदल दिया और वो डूमाघटी में ही सिलमन यूनिवर्सिटी के अंदर बतौर पियानो टीचर पढ़ाने लगी। इसी बीच परिवार पर एक और मुसीबत टूटती है जब साल 1971 में टेरेस के पिता पेट्रो बासा की मौत हो जाती है और अब उनके परिवार में सिर्फ 2 ही मेंबर बचते हैं, एक टेरेस और दूसरी उसकी माँ। अपने पिता के मरने के बाद टेरेस एक बार फिर अमेरिका जाने का फैसला करती है और 7 दिसंबर 1971 को वह शिकागो पहुंचती है और उस वक्त उसकी उम्र 42 साल हो चुकी थी। वहां पहुंचने के बाद वह सबसे पहले अपने लिए एक न्यूज़पेपर में टाइपिस्ट की जॉब ढूंढती है, क्योंकि अब उसके पिता तो थे नहीं और वह अपनी विधवा मां से पैसे से लेना नहीं चाहती थी। इसके बाद वह वहीं शिकागो में एक छोटा सा अपार्टमेंट लेकर रहने लगती है और शिकागो में उसके 2 और कजिन रहते थे कि नीत बासा और रोन सुमेरा, वह उनके टच में भी रहने लगी। करीब 1 साल बाद उसे लगता है कि सिर्फ टाइपिस्ट की इनकम से काम नहीं चलने वाला,
इसलिए अच्छे इनकम सोर्स के लिए उसने सेंट्रल YMCA कम्युनिटी कॉलेज से रेस्पिरेटरी थेरेपी का एक प्रोफेशनल कोर्स किया और साल 1974 में एज वाटर हॉस्पिटल में बतौर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट काम करने लगी। वहां भी उसने पूरा मन लगाकर काम किया और जल्द ही हॉस्पिटल के टॉप थेरेपिस्ट में से एक मानी जाने लगी। टेरेसिटा ने वहां पर भी कई लोगों से दोस्ती की, पर उसने जितने भी मेल फ्रेंड्स बनाए वह बहुत ध्यान से बनाए और किसी के साथ भी प्यार में नहीं पड़ी, क्योंकि एडवर्ड ओमेरा का धोखा अभी भी उसके जहन में था। तो अब जब हॉस्पिटल की जॉब से अच्छी सैलरी आने लगी तो उसने अपना वह छोटा अपार्टमेंट छोड़कर 15 सितंबर 1974 को बिल्डिंग नंबर 2740 नॉर्थ पाइन ग्रोव वेन्यू में एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट ले लिया और इसके बाद जो मास्टर डिग्री की पढ़ाई उसने बीच में ही छोड़ दी थी उसे भी पूरा करने में लग गई। तो अब दिन में वह हॉस्पिटल में काम करती और रात को अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई, और अब जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। मगर तभी 21 फरवरी 1987 की रात को उसका उसी के अपार्टमेंट में कत्ल हो जाता है। और जब शिकागो पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें रेसिटा की बिना कपड़ों की सीने में खंजर घुसी हुई लाश मिली। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है और पहली नजर में लगा कि यह कत्ल लूटपाट के इरादे से हुआ है, क्योंकि उस अपार्टमेंट का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और जिस तरीके से टेरेस की लाश बिना कपड़ों के पड़ी थी उसे लगा कि कातिल ने उसके साथ जबरदस्ती भी की है। लेकिन पुलिस को उस कमरे में कोई भी फोर्स एंट्री के सबूत नहीं मिले, क्योंकि उस घर के मेन दरवाजे पर 3 लोग थे और तीनों बिल्कुल सही सलामत थे। और ये देखने के बाद लग रहा था कि जिसने भी ये कत्ल किया है वो टेरेस का जानने वाला था और उसने खुद कातिल को अंदर आने दिया होगा। इसके बाद जब पुलिस घर के किचन में पहुंची तो देखा कि वहां कटिंग बोर्ड पर कुछ कटे हुए टमाटर और पत्ता गोभी भी थे, लेकिन वहां पर कोई चाकू नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि जो चाकू टेरेस सटा के सीने में घुसाया गया था वह उसी के किचन से लिया गया था। फिर जब पुलिस ने कमरे की ओर छानबीन की तो उन्हें एक नोटपैड मिला जिस पर लिखा था गेट टिकट फॉर AS, यानी AS के लिए टिकट लानी है, जो कि पुलिस ने सबूत के तौर पर अपने पास जमा कर लिया। इसके बाद जब अगली सुबह फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची तो घर में आग लग होने की वजह से उन्हें वहां कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें 3 बडवाइजर के कैन मिलते हैं जो कि बीच में से क्रश हो रखे थे, और उन बडवाइजर के कैन से उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं जो कि शायद कातिल के हो सकते थे। इसीलिए पुलिस उसे भी एविडेंस के तौर पर जमा कर लेती है। इसी बीच दोपहर के वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और जब पुलिस ने वह रिपोर्ट देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें लिखा था कि रेसिटा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। और सिर्फ यही नहीं पता चलता कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, बल्कि यह भी पता चलता है कि वह आज भी एक वर्जिन है और उसकी मौत गला दबाने और सीने के अंदर घुसाए गए 5 इंच के चाकू से हुई है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद एक चीज तो साफ हो गई कि कातिल ने केस की दिशा को भटकाने के लिए जानबूझकर टेरेस ईटर के कपड़े उतारे थे, पर यह कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। पुलिस ये बात मीडिया को नहीं बताती और मीडिया और न्यूज़पेपर में अभी भी यही चल रहा था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। और पुलिस ने ऐसा क्यों किया वह मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। तो पोस्टमार्टम के बाद टेरेस की लाश उसके परिवार वालों को सौंप दी जाती है, जिसके बाद उसे भी फिलीपींस में उसके पिता के बगल में दफना दिया जाता है और इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। लेकिन सबूत के नाम पर उनके पास सिर्फ 2 ही चीजें थी। पहला, बडवाइजर के कैन पर मिले फिंगरप्रिंट्स और दूसरा एक नोट जिस पर लिखा था गेट टिकट्स फॉर AS, और पुलिस को इसी आधार पर कातिल को ढूंढना था। ये केस उस वक्त के टॉप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर माने जाने वाले जोसेफ स्टैचर और उनके पार्टनर ली एलिन को सौंपा जाता है, और जोसेफ स्टैचर का किसी भी केस को सॉल्व करने में काफी अच्छा रिकॉर्ड था। तो अब जोसेफ स्टेच और उनके पार्टनर ली एलिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, और जब वह इस बारे में रेसिटा के दोस्तों से बात करते हैं तो उन्हें कुछ और नई जानकारी मिलती है। दरअसल रेसिटा के एक दोस्त है डॉ जॉन अबेला। वो बताते हैं कि जिस दिन यह मर्डर हुआ यानी 21 फरवरी 1977 को शाम के लगभग 7 बजे उन्होंने रेसिटा को टिकट की सेल को लेकर बात करने के लिए कॉल किया था। दरअसल शिकागो में रहने के दौरान रेसिटा, उसके कजिन और कुछ और दोस्तों ने मिलकर एक 6 लोगों का म्यूजिक बैंड बनाया था जिसका नाम था द महोगनी 5+1, जिसमें कि रेसिटा पियानो बजाया करती थी। और इसी महीने यानी फरवरी में यह सारे लोग मिलकर रिजल्ट सेंटर में एक कंसर्ट करने वाले थे और उसी कंसर्ट की टिकट की सेल को लेकर उन्हें टेरिटा से कुछ बात करनी थी,
जिसके लिए 21 फरवरी की शाम को लगभग 7:01 पर उन्होंने रेसिटा को कॉल किया था और उनकी टेरेटा से लगभग 10 मिनट तक बात हुई थी। उन्होंने बताया कि जब वो टेसिट से फोन पर बात कर रहे थे तभी टेरेस के अपार्टमेंट की घंटी बजती है, जिसके बाद टेरेसीता डॉ जॉन अबेला को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और जाकर गेट खोलती है और फिर वापस आकर डॉक्टर जॉन से कहती है कि उनके यहाँ कोई आया है, इसीलिए वो उनसे बाद में बात करेगी। हालांकि टेरेसीता ने डॉक्टर जॉन को यह नहीं बताया कि उनके घर कौन आया है या फिर क्या वो कोई मेल है या फीमेल। लेकिन जब पुलिस ने टेरेस की एक और दोस्त मिसेस रूथ लॉय से बात की, जो कि उसी के हॉस्पिटल में काम करती थी और उसकी एक खास दोस्त थी, तो वह एक और बात बताती है। उन्होंने भी मर्डर वाली शाम को लगभग 7:30 पर टेरेसटा को कॉल किया था और उससे लगभग 15 से 20 मिनट तक बात की थी और टेटा ने उन्हें भी बताया था कि उनके घर पर कोई आया हुआ है और वह उस वक्त उसी के अपार्टमेंट में मौजूद था। हालांकि टेसट ने उन्हें भी यह नहीं बताया कि वह गेस्ट कौन था, पर उन्हें यह यकीन था कि वह एक मेल है, क्योंकि फोन पर बातचीत के दौरान रूथ लॉय को उस गेस्ट की आवाज आ रही थी जो कि बीच बीच में टेरिसेटा से कुछ पूछ रहा था और वह आवाज एक मेल यानी एक आद की थी। तो अब यह जानकारी मिलने के बाद 3-4 चीजें और साफ हो गई। पहला कि कातिल वहां 7:20 से 7:30 के आसपास आया था, दूसरा कि वो एक मेल था और तीसरा कि अब यह 100% पक्का हो गया कि टेरेस्टा उसे जानती थी और अब पुलिस को एक ऐसे गुमनाम शख्स को ढूंढना था जो कि एक मेल हो और टी-सेट का जानने वाला हो। इसके बाद पुलिस बिल्डिंग के लोगों से पूछताछ करती है तो उनसे उन्हें कुछ खास जानकारी तो नहीं मिलती, सिवाय इसके कि टेरेसीता काफी साफ और सच्चे दिल की थी और वह हर किसी से बहुत अच्छे से बात करती थी और उसके अपार्टमेंट में किसी के साथ भी कोई अनबन नहीं थी। लेकिन जब पुलिस ने बिल्डिंग के नाइट शिफ्ट के केयर टेकर पेट्रोलूसा से बात की तो उसने पुलिस को एक जरूरी बात बताई। उसने बताया कि लगभग 1 हफ्ते पहले उसने रेसिटा को बिल्डिंग की लॉबी में एक अनजान शख्स के साथ बहस करते हुए देखा था और उस आदमी ने शायद उस दिन ड्रिंक भी की हुई थी। जब पुलिस ने उस आदमी का हुलिया पूछा तो उसने बताया कि वह आदमी एक व्हाइट मेल था। उसकी उम्र लगभग 45 से 50 के आसपास थी और उसके बाल ग्रे थे। अब पुलिस उस आदमी की तलाश में लग गई और जब उन्होंने टेरेटा के हॉस्पिटल में उसके साथ काम करने वाले कुछ और दोस्तों से बात की और उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी के ऊपर शक है, तो उन्होंने बताया कि एक आदमी है रॉबर्ट नटसन, जिसका टेरेस के यहाँ आना जाना लगा रहता था और वह कई बार उसके घर पर बियर पीने आया करता था। इसके बाद जब पुलिस ने रॉबर्ट नटसन का हुलिया पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी उम्र 50 साल के आसपास है और उसके बाल ग्रे हैं और यह जानकारी सुनते ही पुलिस की आंखें चमक गई। पुलिस को लगा कि हो सकता है यह वही आदमी हो जिसे बिल्डिंग के केयर टेकर ने टेरेसेटा के साथ बहस करते हुए देखा था और अब पुलिस को हुलिये के बाद उसका नाम भी मिल चुका था और उनके दिमाग में 2 चीजें घूम रही थी। पहला, रेसिटा के साथ ड्रिंक करके बहस करना और दूसरा, रेसिटा के घर पर मिले 3 क्रस्ट बियर के कैन। पुलिस इसके बाद रॉबर्ट के घर पहुंचती है और उसे उठाकर सीधा एरिया 6 पुलिस डिपार्टमेंट ले आती है। पता चलता है कि वह एक 47 साल का शीट मेटल वर्कर है, मगर अभी वह फिलहाल जॉबलेस है। पुलिस उससे पूछती है कि 21 फरवरी की रात को वह कहाँ था, तो वह बताता है कि क्योंकि उसकी जॉब चली गई है इसलिए वह उस पूरे दिन घर पर ही था और कहीं बाहर नहीं गया। पर पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वह उसके पड़ोसियों से बात करते हैं तो वह भी बताते हैं कि उन्होंने 21 फरवरी को रॉबर्ट को कहीं बाहर आते जाते हुए नहीं देखा। इसके बाद पुलिस रॉबर्ट का लाइट डिटेक्टर टेस्ट लेती है और उसके फिंगरप्रिंट बियर के कैन पर मेरे फिंगरप्रिंट से मैच करती है, मगर न तो उसके फिंगरप्रिंट मैच होते हैं और लाइट डिटेक्टर टेस्ट में भी पास हो जाता है। बाद में जब पुलिस इस बारे में और छानबीन करती है तो पता चलता है कि जिस शख्स से टेरेस बहस कर रही थी वह रॉबर्ट नटसन नहीं बल्कि 47 साल का स्टीफन बैरा था, जो कि लोयोला यूनिवर्सिटी में एक म्यूजिक प्रोफेसर था और वह टेरेस की बुक पब्लिश करने में उसकी मदद कर रहा था। दरअसल टेरेस अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए रशियन म्यूजिक कंपोजर अलेक्जेंडर चेपनिन की लाइफ के ऊपर थीसिस लिख रही थी और वह चाहती थी कि वह उसकी लाइफ पर एक किताब भी पब्लिश करे, जिसके ऊपर टेरिसेटर ने काम भी शुरू कर दिया था और उसी किताब की पब्लिशिंग की फाइनेंशियल इशू की वजह से दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसी वजह से दोनों के बीच मर्डर से करीब 1 हफ्ते पहले कुछ नोक-झोंक हुई थी। पुलिस स्टीफन बरात के भी फिंगरप्रिंट बियर की कैन से मिली फिंगरप्रिंट से मैच करती है, लेकिन वो भी मैच नहीं होता और अब रॉबर्ट नटसन के बाद स्टीफन बैराथल से बाहर हो जाता है। मगर इसी बीच पुलिस की रडार में एक और शख्स आता है। दरअसल शिकागो पुलिस एक बार फिर इस मर्डर की पूछताछ के लिए
टेरेस की बिल्डिंग में पहुंचती है और इस बार उनकी बात बिल्डिंग के डे शिफ्ट के केयर टेकर आर्थर शील्ड से होती है। तो वो बताता है कि जिस दिन टेरेस का मर्डर हुआ यानी 21 फरवरी 1987 को जब वो बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर साफ सफाई कर रहा था तो लगभग 4 बजे के आसपास उसने एक अनजान आदमी को रेसिटा के दरवाजे पर काफी देर तक नॉक करते हुए देखा था। जब उस केयरटेकर ने उस आदमी से कहा कि वह यहाँ ऐसे नहीं आ सकता बिना बिल्डिंग में रहने वाले की परमिशन के, तो उसने कहा कि वो टेरेसिता का दोस्त है और उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, इसके बाद वह वापस चला जाएगा। पर क्योंकि टेरेसिता उस वक्त घर पर नहीं थी इसीलिए अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो वह आदमी वहां से चला जाता है और उसने उस आदमी को पहले भी 2-3 बार देखा था। इसके बाद जब पुलिस ने उस आदमी का हुलिया पूछा तो उसने बताया कि वह लगभग 6 फुट का व्हाइट मेल था। उसकी उम्र लगभग 35 से 45 साल थी, वजन लगभग 80 से 85 किलो और उसके बाल ब्राउन थे। इसके बाद पुलिस उस अनजान शख्स की तलाश में लग गई और क्योंकि उस अनजान शख्स ने बताया था कि वह टेरेस का दोस्त है, इसीलिए पुलिस ने एक बार फिर टेरेटा के सारे दोस्तों के दोस्त और उसके कलीग्स को ढूंढना शुरू किया और तब जाकर पुलिस को टेरेस का एक ऐसा दोस्त मिलता है जो कि दिए हुए हुलिये के हिसाब से मैच हो रहा था और उसका नाम था राल्फ एम मैग्नर, जो कि 48 साल का एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर था। पुलिस का शक उसके ऊपर तब और बढ़ जाता है जब पुलिस उससे पूछती है कि 21 फरवरी की रात वह कहाँ था, तो वह कहता है कि उसे याद नहीं कि वह कहाँ था। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ एरिया 6 पुलिस डिपार्टमेंट लेकर आती है और अब डिटेक्टिव स्टैचर उससे पूछताछ शुरू करते हैं, मगर वह इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वह उस दिन टेरेटा के पास गया था, बल्कि वह कहता है कि वह पिछले लगभग 1 साल से टेरेटा के घर के आसपास भी नहीं गया। इसी बीच 2 पुलिस वाले बिल्डिंग जाकर अपने साथ डे शिफ्ट के केयर टेकर को ले आते हैं जिसने उस अनजान शख्स को रेसिटा के दरवाजे पर नॉक करते हुए देखा था और उसने जैसे ही इंटरोगेशन रूम के बाहर लगे एक 1 वे शीशे से राल्फ मैग्नर को देखा, उसने कहा कि उसने इसी आदमी को उस दिन दरवाजे पर नॉक करते हुए देखा था, पर बावजूद इसके मैगन कहता रहा कि वह उस दिन वहां नहीं गया था। इसीलिए अब पुलिस ने उसका भी लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने का फैसला किया, जिसके लिए रोहित तैयार भी हो गया। पर क्योंकि टेस्ट की डेट कुछ दिनों बाद की मिली थी, इसलिए उस दिन उसे वहां से जाने दिया गया और फिर जिस दिन उसकी टेस्ट की डेट थी उस दिन उसे बुलाया गया। इस बार जब मैग्नर पुलिस के पास आता है तो जो पिछली बार उसने पूछने पर कहा था कि उसे याद नहीं कि वह 21 फरवरी 1977 की रात कहाँ था, इस बार उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि 21 फरवरी की रात कहाँ था। शाम को 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वह शॉपिंग के लिए वॉक एगन के लेक हर्स शॉपिंग सेंटर में गया था। वहां लगभग 1 घंटा शॉपिंग वगैरह करने के बाद उसने वहीं मॉल के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर किया था और लगभग 7 बजे तक वह उसी रेस्टोरेंट में था। इसके बाद उसने मॉल में ही फ्रैंकी यान कोविक पोल्का बैंड का एक शो था, उसे देखा था और जब शो खत्म हुआ तब वह वापस अपने घर आया था। जब पुलिस उससे पूछती है कि क्या किसी ने उसे वहां मॉल में देखा था, तो वो कहता है कि हाँ, जिस रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया था वहां की 2 वेट्रेस जिन्होंने उसे खाना सर्व किया था वो उसे पहचान सकती है। लेकिन पुलिस को उसकी इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उन्हें लगता है कि यह पूरी कहानी बनाई हुई है, क्योंकि पहले जब पुलिस ने पूछा था कि वो उस रात कहाँ था तो उसे कुछ भी याद नहीं था और इस बार वो एक डिटेल बता रहा है। इसके बाद पुलिस उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट लेती है, लेकिन इत्तेफाक से वो उसमें पास हो जाता है और टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता। अब डिटेक्टिव स्टेच और उनके पार्टनर लिएप्लिन सोचते हैं कि बेशक मैनर लाइट डिटेक्टर टेस्ट में पास हो गया हो, पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान लाइट डिटेक्टर मशीन को भी धोखा दे देता है और ऐसा पहले कई अपराधी कर भी चुके थे। लेकिन जो कहानी उसने सुनाई थी उसे अभी भी वेरीफाई करना बाकी था कि जो उसने बताया वो सब कुछ हुआ था या नहीं, और वहां वो झूठ नहीं बोल सकता था। इसीलिए अब पुलिस सीधे लेक हर्स शॉपिंग सेंटर पहुंच जाती है उसकी कहानी को वेरीफाई करने, मगर वहां पहुंचकर पुलिस के हाथ मायूसी ही लगती है, क्योंकि उस रात उस मॉल में फ्रैंकी एंड कोविक बैंड का शो भी हुआ था और रेस्टोरेंट की 2 वेटर्स ने भी मैनर को पहचान लिया। बाद में पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट भी बियर के कैन पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच किया, पर उसका फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं हुआ और अब पुलिस एक बार फिर अंधेरे में थी। इसके बाद शिकागो पुलिस ने कई सस्पेक्ट को उठाकर पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग, कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस ने रेसिटा के सभी दोस्तों, एज वाटर हॉस्पिटल के कर्मचारियों और पड़ोसियों के फिंगरप्रिंट भी बियर के कैन पर मिले प्रिंट से मैच किए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद दिन बीतते रहे।
दिन हफ्ते में बदल गए और हफ्ते महीनों में और जुलाई 1987 आ गया, पर पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी और धीरे धीरे वक्त के साथ यह केस ठंडा होने लगा। जुलाई 1987 में टेरेसीता बासा के परिवार की एकमात्र बची मेंबर, उसकी मां स्कोर बासा की भी मौत हो जाती है, लेकिन टेरेसीता का मर्डर केस सॉल्व नहीं होता। इसके बाद जुलाई भी बीत जाती है और अगस्त आ जाता है। डिटेक्टिव जोसेफ स्टैचू उन कुछ गिने चुने पुलिस वालों में से थे जो कि किसी भी केस को सॉल्व करने में बहुत माहिर थे और वह अब तक 85 केस सॉल्व कर चुके थे। लेकिन 55 महीने बीत जाने के बाद भी टेरेस का मर्डर केस अभी भी अनसुलझा था। यहाँ तक कि टेरेसीता बासा मर्डर केस के बाद अब तक कुल 17 और मर्डर हो चुके थे और सभी सॉल्व हो गए थे। बस एक रेसिटा का केस ही बचा था जो कि सॉल्व होना बाकी था। तभी मर्डर के करीब 52 महीने बाद 5 अगस्त 1977 की एक दोपहर जब डिटेक्टिव स्टैचू अपने ऑफिस में ऐसे ही बैठे हुए थे तो उस पुलिस स्टेशन का एक और पुलिस वाला उन्हें बताता है कि उसे इवॉन्स्टन पुलिस डिपार्टमेंट से एक जानकारी मिली है। वह बताता है कि एज वाटर हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक और थेरेपिस्ट को एक आदमी कॉल करके धमका रहा है और वह थेरेपिस्ट भी फिलीपींस की रहने वाली है। वैसे तो डिटेक्टिव स्टैचू होमसाइड यानी मर्डर वगैरह की इन्वेस्टिगेशन करते थे और धमकी बारे कॉल टाइप के केस में हाथ भी नहीं डालते थे, पर जब उन्हें पता चला कि यह केस एज वाटर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है जहां टेरेसीता बासा भी काम करती थी, तो उन्हें लगा कि चलो चलकर पता करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। क्या पता उन्हें टेरेसीता केस से जुड़ी कोई लीड ही मिल जाए। इसीलिए डिटेक्टिव स्टैच उसी दिन यानी 5 अगस्त 1977 को सीधे उस थेरेपिस्ट के घर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक पति पत्नी मिलते हैं। उनमें से एक थे 40 साल के डॉक्टर जोसेचुआ जो कि फ्रैंकलिन बुलेवर्ड हॉस्पिटल के सर्जिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे और एक थी उनकी पत्नी 39 साल की रेम्बियस छुआ जो कि एज वाटर हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी और डॉक्टर छुआ ने ही इवॉन्स्टन पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करके इन धमकी भरे कॉल के बारे में बताया था। तो जब डिटेक्टिव स्टैचर वहां पहुंचे और उन्होंने दोनों पति पत्नी से बात की तो डॉक्टर छुआ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी पत्नी रबस छुआ के पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं जिसकी वजह से वह काफी डरे हुए हैं। जब डिटेक्टिव स्टैचर उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी के ऊपर शक है तो डॉक्टर छुआ बताते हैं कि उन्हें लगता है कि यह कॉल एज वाटर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक शख्स ने की थी, क्योंकि जब एक दिन वह अपनी पत्नी को लेने के लिए एज वाटर हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने ठीक वैसे ही आवाज वहां सुनी थी जैसे कि धमकी देने वाले शख्स की आवाज थी। इसी बीच बात करते करते डिटेक्टिव स्टैच रमी छुआ से पूछ लेते कि क्या वह टेरेसीता भाषा को जानती थी। डिटेक्टिव स्टैच जैसे ही टेरेस का नाम लेते हैं तो वह नोटिस करते हैं कि डॉक्टर छुआ की आंखों में कुछ हरकत सी हुई है और जो एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वह यह सारी चीजें नोटिस करता रहता है। इसके बाद जब वह उनका पूरा बयान ले लेते हैं तो वह एक बार और पूछते हैं कि क्या उन्हें कुछ और बताना है किसी और चीज के बारे में या टेरेस के बारे में। और इस बार भी टेरेस का नाम सुनकर डॉक्टर छुआ थोड़े नर्वस से हो जाते हैं और अपना हाथ मसलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कुछ बोलना है पर वह बोल नहीं रहे और डिटेक्टिव ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे। इसके बाद डिटेक्टिव स्टैचर डॉक्टर छुआ से कहते हैं कि मैं जब भी टेरेटा भाष का नाम ले रहा हूँ आप बार बार नर्वस क्यों हो रहे हैं। डिटेक्टिव स्टैचू की यह बात सुनकर पहले तो डॉक्टर छुआ थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोलते, फिर वह थोड़ा आगे को झुकते हैं और डिटेक्टिव स्टैचू के करीब आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, डिटेक्टिव क्या आप भूत प्रेत या आत्माओं में विश्वास करते हैं। यह सुनकर अब बारी थी डिटेक्टिव स्टैच के नर्वस होने की। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, पर फिर वह खुद को संभालते हैं और क्योंकि हो सकता था कि उन्हें कुछ लीड मिल जाए इसलिए वह डॉक्टर चूहा से कहते हैं कि एक पुलिस वाले के तौर पर हम बहुत सी अजीब चीजें देखते हैं और सुनते हैं, इसीलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए। फिर डॉक्टर छुआ कहते हैं कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वह एक बहुत ही अजीब, अनोखी और रहस्यमयी बात है और यही वजह थी कि मैं बहुत नर्वस हो रहा था। इसके बाद डॉक्टर छुआ डिटेक्टिव स्टैच लॉ को एक कहानी सुनाते हैं जिसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1 महीने पहले 11 जुलाई 1987 से। 11 जुलाई 1987 को रोज की तरह रमी छुआ नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए एज वाटर हॉस्पिटल जाती है और उनकी शिफ्ट रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक होती थी। अच्छा, वैसे तो टेरेस्टा बासा और रेमी छुआ एक ही हॉस्पिटल के एक ही डिपार्टमेंट में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी, पर ये दोनों मुश्किल से 1-2 बार ही एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से मिले थे क्योंकि टेरेटा डे शिफ्ट में काम करती थी और रमी छुआ नाइट शिफ्ट में। मतलब कि जब रम छुआ के जाने का टाइम होता था तो टेरेटा के आने का सिर्फ शिफ्ट चेंजिंग के दौरान लॉकर रूम में कभी कभी इन दोनों की हाय हेलो हो जाती थी। तो 11 जुलाई 1977 को भी रम छुआ
रोज की तरह अपनी नाइट शिफ्ट कर रही थी। करीब आधी रात को जब उनका ब्रेक होता है तो वो हॉस्पिटल के लॉकर रूम में जाती है जो कि बेसमेंट में था, और उस वक्त उनके अलावा और भी कई कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। ब्रेक के दौरान जब वह एक कुर्सी पर बैठी हुई थी कि तभी अचानक से वह अकड़ जाती है और डर के मारे ऊपर देखने लगती है। ये सब कुछ उनके साथ थोड़ी देर तक चलता है और फिर वह अचानक से कुर्सी से उठती है और बिना किसी को कुछ बोले वहां से दौड़ती हुई चली जाती है। और वहां जितने भी लोग मौजूद थे यह सब देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह हुआ क्या था। खैर, इसके बाद वह ऊपर जाती है और अपनी शिफ्ट के बीच में ही छुट्टी लेकर वापस घर आ जाती है, और यह बात वह किसी को नहीं बताती कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन जब वह अगले दिन हॉस्पिटल पहुंची तो वहां काम करने वाले लोगों ने नोटिस किया कि उनका बर्ताव बहुत बदल गया है। वह अचानक से पियानो, क्लासिकल म्यूजिक और पार्टी वगैरह की बात करने लगी, जो कि उस दिन से पहले उन्होंने कभी नहीं किया था, और वह ठीक वैसा बर्ताव कर रही थी जैसा कि टेरेसीता बासा किया करती थी। इसके बाद वह लंच के दौरान ठीक वहां जाकर बैठ गई जहां अक्सर टेरेसीता बासा बैठा करती थी, और खाना खाते खाते गाना भी गुनगुनाने लगी, और वहां पर मौजूद लोग रिछुआ के अंदर हुए इस अचानक बदलाव को देखकर कंफ्यूज हो गए। ये सब कुछ करीब अगले 4-5 दिनों तक और चला, और जब भी उनसे कोई पूछता कि वह आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है तो वह बोलती कि कैसा बर्ताव ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो कि वह क्या कर रही है। और इन हरकतों की वजह से अब हॉस्पिटल के कुछ लोगों को रमीछुआ से डर भी लगने लगा था। इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में इसकी शिकायत भी कर दी, जिसके बाद 16 जुलाई 1987 को उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया गया ताकि उनकी वजह से हॉस्पिटल के दूसरे कर्मचारी को कोई परेशानी ना हो। उस दिन 16 जुलाई 1977 को हॉस्पिटल से निकाले जाने के बाद रात को डिनर के बाद रमीछुआ और उनके पति डॉक्टर जोसेछुआ लिविंग रूम में बैठकर आराम कर रहे थे। तभी अचानक से हुआ यह कि रमीछुआ बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी से उठी और वहां से बेडरूम की तरफ चली गई, और उस वक्त उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। इसके बाद जब काफी देर बाद भी वह वापस नहीं लौटी तो डॉक्टर छुआ बेडरूम में चेक करने गए, और जब वह रूम में पहुंचे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बेड पर बिल्कुल सीधी अकड़ कर लेटी हुई है। उनकी आंखें बिल्कुल चौड़ी हो रखी हैं और वह बेडरूम की छत को एकटक घूर रही है। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह है क्या, पर फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, मगर उनकी पत्नी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उनके शरीर में कोई हरकत हुई। इसके बाद डॉक्टर छुए ने दोबारा पूछा कि बात क्या है। इस बार वह बोल पड़ी और कहा कि मम्मा मम्मा, क्या यह तुम हो? डॉक्टर चू अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी उनकी पत्नी ने अपनी माँ को मम्मा कहकर नहीं पुकारा था, बल्कि वो अपनी माँ को उनके नाम से बुलाती थी। ये अजीब बात सुनकर वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें यह हुआ क्या है और तुम कौन हो? तो उनकी पत्नी फिलीपींस लैंग्वेज में एक चीज कहती है, अकोए टेरेस बासा, यानी कि मैं टेरेसीता बासा हूँ। यह सुनते ही अब वो दोबारा चौंक जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि उनकी पत्नी के बोलने का जो लहजा था वो वैसा नहीं था जैसा कि वो आम बोलचाल में बोला करती थी। एक तो उनकी आवाज बदली हुई थी, और दूसरा कि वह फिलीपींस की नेशनल लैंग्वेज टैगल में बोल रही थी, और उनकी बोली में एक स्पेनिश लहजा भी था जो कि वहाँ की बोली नहीं थी जहाँ की रमीछुआ थी। दरअसल रमीछुआ फिलीपींस के लुजन से थी और वहाँ की बोली बिल्कुल अलग थी। और डॉक्टर छुआ ने आज से पहले कभी भी अपनी पत्नी की मुंह से टैगल भाषा, और वह भी स्पेनिश लहजे में, कभी नहीं सुनी थी। डॉक्टर छुआ कहते हैं कि वह किसी टेरेसीता भाषा को नहीं जानते, लेकिन उनकी पत्नी फिर टैगल भाषा में बोलती है कि उन्हीं का नाम टेरसटा बासा है। इसके बाद वह सीधे डॉक्टर छुआ की आंखों में घूरने लगती है और कहती है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। तो डॉक्टर छुआ कहते हैं कि किस तरह की मदद? तो रमीछुआ कहती है कि जिसने मेरा मर्डर किया है, मुझे उसके बारे में आपको कुछ बताना है। डॉक्टर छुआ कहते हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो और तुम्हें किसी ने नहीं मारा। तो उनकी पत्नी फिर से कहती है कि मैं टेरेसीता बासा हूँ, और फोन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि आप पुलिस को कॉल करके मेरे कातिल के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मेरा कातिल पकड़ा नहीं जाता। इतना बोलते ही वह अचानक से होश में आ जाती है और अपने पति से कहती है कि मैं यहाँ बेड पर कैसे आ गई। इसके बाद वह कहती कि उन्हें पानी पीना है, उनका गला बहुत ज्यादा सूख रहा है। डॉक्टर अपनी पत्नी को पानी देते हैं और फिर उनसे जो कुछ हुआ उसके बारे में पूछते हैं। तो वह कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं।
इसी बीच रात करीब 11 बजे के आसपास उनके घर की फोन की घंटी बजती है और जब डॉक्टर चूहा उस फोन को उठाते हैं तो सामने वाला शख्स कहता है कि उसे रमी छुआ से बात करनी है। इसके बाद जब रमी छुआ फोन पर बात करती है तो उधर से कॉल करने वाला शख्स कहता है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है और उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। ये बात सुनकर वह बहुत डर जाती है और जब वह यह बात अपने पति को बताती है तो वह कहते हैं कि हो सकता है यह किसी ने मजाक किया हो, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। खैर, इसके बाद वह रात बीत जाती है और अगला दिन भी बीत जाता है और तारीख आती है 18 जुलाई 1977 की। 18 जुलाई की शाम को रमी छुआ फोन पर किसी से बात कर रही थी कि तभी बात करते करते बीच में ही अचानक से दूसरी बार रमी छुआ के ऊपर ठेरे सिटा हावी हो जाती है। वो फोन का रिसीवर अपने पति को पकड़ती है और बेडरूम की तरफ चली जाती है। इसके बाद जब डॉक्टर छुआ बेडरूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी ठीक उसी हालत में बेड पर पड़ी है जैसा कि वह 2 दिन पहले पड़ी थी और इस बार भी पूछने पर वह कहती कि उनका नाम टेरेसीता बासा है। इसके बाद उन दोनों के बीच उस भाषा में जो कि उनकी पत्नी को आता भी नहीं था, यानी कि टैगल भाषा में लगभग वही बातें होती हैं जो कि 2 दिन पहले हुई थी। उस रात भी यह सब कुछ पहले दिन की तरह लगभग 15 मिनट तक चलता है और इस दौरान वह डॉक्टर छुआ से बार बार उसकी मदद करने को कहती है और कहती है कि वह पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताए, मगर डॉक्टर छुआ कहते हैं कि वह ऐसे ही पुलिस को कॉल नहीं कर सकते, वह उन्हें पागल समझेंगे। तो उनकी पत्नी के ऊपर हावी हुई टेरेस कहती है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, वह उन्हें प्रूफ भी देंगी और इतना कहकर उनकी पत्नी फिर से नॉर्मल हो जाती है और इस बार भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। इसके बाद अगले दिन यानी 19 जुलाई 1977 की दोपहर में लगभग 3:30 पर एक बार फिर टेरेसीता बासा की आत्मा रमी छुआ के ऊपर हावी हो जाती है। इस बार जब डॉक्टर छुआ बेडरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी बेड पर लेटकर जोर जोर से रो रही थी और जब डॉक्टर छुआ अपनी पत्नी से पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ तो उनकी पत्नी, जो कि अब टेरेस बासा थी, वो बोलती है कि प्लीज डॉक्टर मेरी मदद कीजिए। वैसे तो डॉक्टर छुआ भूत, प्रेती, आत्मा वगैरह पर विश्वास नहीं करते थे और न ही उनकी पढ़ाई लिखाई और मेडिकल साइंस इस बात की इजाजत देता था कि वो सब चीजों में विश्वास करें, लेकिन यह सब कुछ अब उनकी आंखों के सामने हो रहा था। इसीलिए इस बार डॉक्टर छुआ हार मान लेते हैं क्योंकि यह तीसरी बार था जब टेरेस की आत्मा उनकी पत्नी के ऊपर हावी हो गई थी और अब डॉक्टर छुआ टेरेसीता की मदद करने का फैसला करते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि ठीक है, वो उनकी पूरी मदद करेंगे। फिर वो अपनी पत्नी यानी टेरेस से पूछते हैं कि तुम्हारा मर्डर किसने किया, तो उनकी पत्नी एक नाम लेती है और वह नाम था एलन शॉरी। वो कहती है कि एलन शॉरी उसी हॉस्पिटल में काम करता है जिसमें मेन वो काम करती थी और उसी ने उसका कत्ल किया है, इसलिए वह यह बात पुलिस को बताए। डॉक्टर छुआ कहते हैं कि वह ऐसे ही बिना किसी सबूत के पुलिस के पास नहीं जा सकते, तो टेरेस की आवाज उनकी पत्नी के हवाले से कहती है कि एलन शावरी ने उसके घर से कुछ गहने भी चुराए थे और वो गहने उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए थे। इसके बाद डॉक्टर छुआ कहते कि उसकी गर्लफ्रेंड के पास तो कई गहने होंगे, पर उन गहनों में से ये कैसे पहचान होगी कि उनमें से तुम्हारे गहने कौन से हैं? तो टेरेस की आवाज कहती कि उनमें से 1-2 गहने उसके बहुत खास हैं और फिर वो अपने एक कजिन का नाम बताती है और कहती है कि उसका कजिन रॉन सुमेरा उन गहनों को आराम से पहचान जाएगा। इसके बाद जब डॉक्टर छुआ पूछते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था, तो टेरेस की आवाज कहती है कि उस रात एलन शावरी उसके घर पर टीवी ठीक करने आया था क्योंकि उसके टीवी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। जब एलन उसके घर पर आया तो वह वहां बिल्कुल अकेली थी, पर क्योंकि एलन उसका दोस्त था इसीलिए उसने उसे अंदर बुला लिया। जब डॉक्टर ने पूछा कि फिर क्या हुआ, तो टेसेट की आवाज ने कहा कि इसके बाद उसने पीछे से पहले मेरा गला दबाया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और फिर उसने मेरे सीने में चाकू घुसा दिया। उस दिन इन दोनों के बीच की यह बात करीब आधे घंटे तक चली, जो कि अब तक की सबसे लंबी बातचीत थी और करीब आधे घंटे बाद रमी छुआ वापस नॉर्मल हो गई और इस बार भी उन्हें कुछ याद नहीं था। हालांकि आज से पहले डॉक्टर छुआ कभी टेरेसिटा से नहीं मिले थे और ना ही उन्हें यह पता था कि वह कौन है। सिर्फ न्यूज़पेपर के जरिए उन्हें यह पता चला था कि टेरेसीता बासा का कत्ल हो गया है, लेकिन इस बार की बातचीत से उन्हें यकीन हो जाता है कि वह जिससे बात कर रहे थे वह टेरेसीता बासा ही थी। पर अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह यह बात पुलिस को कैसे बताए, क्योंकि कानून में भी भूत प्रेती आत्माओं की कोई जगह नहीं होती। ऊपर से वह खुद एक पढ़े लिखे डॉक्टर थे और अगर वही ऐसी बात करने लगे तो लोग उन्हें पागल ही कहेंगे। बाद में रम छुआ अपने हस्बैंड को
वह 11 जुलाई 1977 की रात वाली बात भी बताती है, जब पहली बार उनके साथ कुछ अजीब हुआ था। जब वह हॉस्पिटल में ब्रेक के दौरान अचानक से अकड़ गई थी और डर के मारे ऊपर दिखने लगी थी। उन्होंने बताया है कि उस रात वो इसलिए डर गई थी क्योंकि टेरेस बासा बिल्कुल उनके चेहरे के सामने खड़ी थी और उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, पर थोड़ी देर बाद ही वह अचानक से गायब हो गई थी। उन्होंने यह बात पहले किसी को भी अपने पति को इसलिए नहीं बताई कि कहीं लोग उन्हें पागल न समझे। ये सुनने के बाद अब डॉक्टर छुआ का यकीन और बढ़ गया और उन्होंने फैसला कर लिया कि वह टेरेस की आत्मा की मदद जरूर करेंगे। अगले कुछ दिनों तक तो उन्होंने यही सोचने में लगा दिया कि वह यह बात पुलिस को कैसे बताए। पहले उन्होंने सोचा कि वह पुलिस को एक गुमनाम लेटर लिखते हैं, पर फिर उन्होंने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। इसके बाद काफी सोच विचार करने के बाद वह फाइनली इवांस्टन पुलिस डिपार्टमेंट में कॉल करते हैं, पर वह यह आत्मा वाली बात नहीं बताते। वह पुलिस को उन धमकी भरे कॉल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो धमकी भरा कॉल एलन शावरी ने किया था। इवांस्टन की पुलिस तो इन धमकी बार कॉल को ज्यादा सीरियस नहीं लेती, मगर जब इवांस्टन पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए 5 अगस्त 1977 को शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट को यह पता चलता है तो वो इसे सीरियस लेते हैं, क्योंकि ये केस एज वाटर हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था जहां टेरेस बासा काम करती थी, जिसके कत्ल का सुराग वो पिछले करीब 5.5 महीने से ढूंढ रहे थे। इसी के बाद डिटेक्टिव जोसेफ स्टेच डॉक्टर छुआ के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पूरी कहानी पता चलती है। पूरी कहानी सुनकर डिटेक्टिव स्टेच भी चौंक उठते हैं। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि यह सच हो सकता है, लेकिन उनका यह यकीन थोड़ा सा तब बढ़ जाता है जब वह डॉक्टर छुआ से एक सवाल पूछते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया था कि टेरेस बासा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। ये बात पुलिस ने मीडिया को नहीं बताई थी। दरअसल पुलिस ने यह बात मीडिया से जानबूझकर छुपाई थी, ताकि अगर कोई फेम के लिए टेरेस के मर्डर का झूठा क्लेम करे तो उसे इस बात से पकड़ा जा सके। इसलिए अब ये पता करने के लिए कि डॉक्टर छुआ कितना सच बोल रहे हैं, डिटेक्टिव स्टैचू उनसे पूछते हैं कि क्या टेसिट की आवाज ने कभी उन्हें यह बताया कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई थी, क्योंकि जब हमें उसकी लाश मिली तब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये सुनते ही डॉक्टर च कहते हैं कि नहीं, टेसट की आवाज ने तीनों ही बार की बातचीत में कभी ये नहीं बताया कि उसके साथ कोई जबरदस्ती की गई थी। तो अब पूरा बयान लेने के बाद डिटेक्टिव स्टैचर वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वैसे तो उन्हें इस कहानी पर अभी भी डाउट था, पर क्योंकि लगभग 52 महीने बाद पहली बार उन्हें एक लीड मिली थी, इसलिए उन्हें इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही थी। पर क्योंकि कानून में भूत प्रेती आत्माओं को नहीं माना जाता और वह ऐसे ही किसी को भी जाकर अरेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक आत्मा ने उसकी गवाही दी थी, इसीलिए डिटेक्टिव स्टैचू इस आत्मा वाली बात को साइड रखते हैं, लेकिन इसे एक आधार बनाकर दूसरे फैक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। अब वह क्या करते हैं कि टेरेसिटा बासा केस से जुड़ी जितनी भी फाइलें थीं उसे खंगालना शुरू करते हैं, और एक चीज देखकर अचानक से उनका माथा ठनक है, और वह था टेरेसिटा के घर से मिला वह पेपर नोट जिस पर लिखा था गेट टिकट फॉर एस। अचानक से उनके दिमाग में एलन सावरी का नाम घूमने लगता है, जो कि टेरेसिटा की आत्मा ने बताया था। मतलब एलन एस मतलब शॉरी पुलिस पिछले लगभग 5 महीने से इस एस की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, और उन्होंने टेरेस बासा के तमाम दोस्तों, हॉस्पिटल के कर्मचारियों और उसके परिवार वालों से भी बात की, पर उन्हें कोई भी ईएस नाम का शख्स नहीं मिला था। पर अब जब टेटा की आत्मा के जरिए उन्हें यह नाम पता चला तो उनका विश्वास और बढ़ गया। इसके बाद अब डिटेक्टिव स्टैचर यह पता करना शुरू करते हैं कि क्या टेसट का टीवी खराब था या नहीं, और जब उन्होंने टेरेसिटा के हॉस्पिटल के कुछ और दोस्तों से बात की तो पता चला कि हाँ, टेरेसिटा के टीवी में कुछ खराबी आई हुई थी, और यह बात उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बताई थी। इसके बाद पुलिस एलन शावरी की कुंडली खंगाल है तो पता चलता है कि उसके ऊपर पहले भी 1 चोरी और 2 यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं, और अब टेरिस की आत्मा की कहानी के अलावा उनके पास एलन के खिलाफ 3 और नई जानकारी थी। पहला गेट टिकट फॉर एस में, एस का मतलब एलन सावरी के नाम से जुड़ना, दूसरा रेसिटा का टीवी खराब होना, और तीसरा कि उसके ऊपर पहले भी क्राइम से जुड़ा आरोप लगना। और इतनी चीजें काफी थीं एलन शावरी को उठाने और उससे पूछताछ करने के लिए। इसके बाद डिटेक्टिव स्टैचर और उनके पार्टनर एलन सावरी के पुराने क्राइम रिकॉर्ड से उसका एड्रेस निकालकर 11 अगस्त 1987 को शाम करीब 7:30 पर सीधे उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो पता चला कि उसने वह जगह कब की खाली कर दी। इसके बाद पुलिस एज वाटर हॉस्पिटल पहुंचती है जहां वह काम करता था, और वहां से जो पता उसने हॉस्पिटल में लिखवाया था वह लेकर अब उसके नए पते पर पहुंचती है। पर पता चलता है कि वह जगह भी उसने 2-3 महीने पहले खाली कर दी।
इसके बाद वह फिर एज वाटर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां काम करने वाले उन लोगों से बात करते हैं जो एलन को जानते थे, और उनके पास से उन्हें एक और नया पता मिलता है जो कि था 630 बी शूबर्ट एवेन्यू। और जब पुलिस उस नए पते पर पहुंची तो उन्हें एक और नई चीज पता चली कि उसके अपार्टमेंट से रेसिटा का अपार्टमेंट साफ दिखाई दे रहा था, और उसका घर रेसिटा के अपार्टमेंट से सिर्फ 3 से 4 मिनट की दूरी पर था। और सिर्फ यही अपार्टमेंट नहीं बल्कि एलन शावरी के जो 2 पिछले पते थे वह भी टेसिट के अपार्टमेंट से सिर्फ 4 से 6 मिनट की दूरी पर थे, और यहाँ से उनका शक और गहरा जाता है। इसके बाद वह सीधे उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ वह और उसकी गर्लफ्रेंड यानका कालमुखी में रहते थे, और उसकी गर्लफ्रेंड उस वक्त 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस उसी रात एलन शावरी को उठाकर अपने साथ एरिया 6 पुलिस स्टेशन ले आती है, जिसके बाद उससे पूछताछ शुरू होती है, पर वह अपना मुंह नहीं खोलता और पुलिस को घुमाता रहता है और कहता है कि 21 फरवरी 1977 की शाम से लेकर अगले दिन तक वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही था। इसी बीच डिटेक्टिव स्टैचर को टेसिट की आत्मा ने जो ज्वेलरी वाली बात बताई थी वो याद आती है, इसीलिए डिटेक्टिव स्टैचर और उनके पार्टनर एलन को इंटरोगेशन रूम में ही छोड़कर वापस उसके घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड नका कालम को उसके पास जितनी भी ज्वेलरी थी वो लाने को कहते हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी के साथ लेकर वापस पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। फिर वो टेसिट के दोनों कजिन रोन सोमेरस और केनेथ बासा को कॉल करते हैं जो कि शिकागो में ही रहते थे, और उन्हें उसी रात पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद ही टेसिट के कजिन वहां पहुंच जाते हैं, और जब उन लोगों को एलन की गर्लफ्रेंड के पास जो ज्वेलरी बॉक्स था उसे दिखाया गया तो उसे देखते ही वो उनमें से 2 चीजें पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये टेरिस्टा भाषा की है। उनमें से एक थी पर्ल कॉकटेल अंगूठी और एक था जेड पेंडेंट, और ये दोनों ही चीज उसकी मां ने टेरिस को उसकी मौत से 1 साल पहले यानी साल 1976 में दिया था, जब वो टेरिस से मिलने शिकागो आई थी। अब जब टेरेसिटा के कजिन ने उन गहनों को पहचान लिया तो पुलिस ने एलन की गर्लफ्रेंड से पूछा कि उसके पास ये गहने कहां से आए। उसने कहा कि यह दोनों ही चीज एलन ने उसे इसी फरवरी में बिलेटेड क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर दिया था। और अब यहाँ एक और सबूत मिल गया क्योंकि फरवरी में ही टेरिस का कत्ल हुआ था। इसके बाद जब पुलिस ने ये गहने एलन शावरी को दिखाए और उसकी गर्लफ्रेंड से आमना सामना करवाया तो एलन टूट जाता है, और तब जाकर उसने पूरी कहानी सुनाई। और जो पूरी कहानी थी वह यह थी कि एलन शावरी रेसिटा के साथ ही एज वाटर हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में काम करता था, और क्योंकि उसका घर टेरिस के घर के पास ही था इसलिए वो अक्सर उसी के साथ बस में हॉस्पिटल से घर आता था। 21 फरवरी 1977 को हॉस्पिटल में लंच के दौरान टेरिस एलन से कहती है कि उनके बैंड का इसी फरवरी में एक शो होने वाला है, पर उनके बैंड का एक मेंबर जो कि ड्रम बजाता है वह ये बैंड छोड़ने वाला है, तो उसे एक ऐसे बंदे की तलाश है जो कि ड्रम बजा सके। इस पर एलन कहता है कि उसे भी ड्रम बजाना आता है और वह उनके बैंड का नया मेंबर बन सकता है। तो टेरिटा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपने शो की एक टिकट ले लेती हूँ, तुम वहां आकर देख लेना कि हमारा ड्रमर कैसे ड्रम बजाता है और तुम उससे सीख भी सकते हो। इस बात पर एलन तैयार हो जाता है, और शायद इसीलिए ही बाद में टेसिट एलन शावरी के लिए एक नोट लिखती है कि गेट टिकट फॉर एस, ताकि वह उसके लिए कंसर्ट की टिकट लेना न भूले। खैर, इसके बाद जब वह शाम को बस में हॉस्पिटल से वापस घर आ रहे थे तो टेरिस एलन को बताती है कि उसके टीवी में कुछ खराबी आ गई है। एलन जो है वह इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम जानता था, इसीलिए वह कहता है कि ठीक है, मैं आकर देख लूंगा। दरअसल एलन कई बार टेरिस के कई छोटे मोटे काम किया करता था, और क्योंकि एलन की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी इसलिए टेरिस उन कामों के बदले एलन को $10 दे दिया करती थी, और टेरिटा आमतौर पर भी अपने दोस्तों की मदद करती ही रहती थी। खैर, इसके बाद शाम करीब 5 बजे ये दोनों बस से उतरते हैं और सीधे टेरेसिटा के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहां पर जब एलन उसका टीवी चेक करता है तो देखता है कि उसके टीवी का सर्किट खराब है। एलन वहां करीब 15 से 20 मिनट तक रुकता है, और इस दौरान वह 1-2 बियर के कैन भी पीता है। फिर वह ये बोलकर कि वह टीवी की वायरिंग का डायग्राम लेने जा रहा है, वह पैदल ही अपने घर चला जाता है, जो कि टेरिस के घर से सिर्फ 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर था। एलन के जाने के बाद टेरेसिटा सलाद बनाने की तैयारी करने लगती है और किचन में टमाटर और पत्ता गोभी काटने लगती है। उधर एलन कुछ वक्त अपने घर में बिताने के बाद शाम करीब 7:30 से थोड़ा पहले फिर से रेसिटा के घर की तरफ चल देता है, मगर रास्ते में ही उसकी नीयत खराब हो जाती है और वह रेसिटा को लूटने का फैसला करता है,
क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। उसके ऊपर कई महीनों के बिल पेंडिंग थे और क्योंकि टेरेटा अक्सर उसे छोटे मोटे काम के बदले पैसे दिया करती थी, इसीलिए उसे लगता है कि टेरेस के पास बहुत पैसे होंगे। इसके बाद वह करीब 7:30 पर टेरेस के घर पहुंचता है और वह उस वक्त फोन पर अपने एक बैंड मेंबर डॉक्टर जॉन अबेला से बात कर रही थी। डॉक्टर जॉन से बात करने के तुरंत बाद वह अपनी दोस्त रूथ लॉयब से भी बात करती है और इसी दौरान रूथ एलन की आवाज भी सुनती है। अच्छा, उधर अंदर आने के बाद एलन जानबूझकर अपार्टमेंट का दरवाजा बंद नहीं करता और जब टेरेसा रूथ लॉयब से बात करने के बाद फोन रखती है तो वह देखती है कि दरवाजे का लॉक नहीं लगा हुआ और वह दरवाजे को लॉक करने चली जाती है। जब टेरेसा दरवाजे को लॉक कर रही थी, इसी दौरान एलन पीछे से जाकर उसका गला पकड़ लेता है, जिसके बाद टेरेसीता बेहोश हो जाती है। फिर बेहोशी की हालत में वो टेसेटा को वहीं छोड़ देता है और जाकर उसका पर्स खंगाल होता है, लेकिन उसके पर्स में उसे सिर्फ 30 ही मिलते हैं। इसके बाद वह उसका बेडरूम खंगाल होता है जहां उसे उसके गहने मिलते हैं। वो उन गहनों को लेता है और फिर वापस लिविंग रूम में जाता है जहां टेरेस अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। इसके बाद वह टेरेस को खींचकर बेडरूम में लेकर आता है और उसके सारे कपड़े उतार देता है। फिर वह किचन में जाता है और वहां से चाकू लेकर आता है और उस चाकू को बेहोशी की हालत में टेरेस के सीने के बीचों बीच घुसा देता है। इसके बाद वह एक बार फिर पूरे अपार्टमेंट को खंगाल होता है ताकि उसे कुछ और मिल जाए, लेकिन $30 और टेरेसीता के गहनों के अलावा उसे पूरे अपार्टमेंट में और कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो अपार्टमेंट का सारा सामान इधर उधर बिखरा देता है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ कोई लूटपाट हुई है। सारा सामान बिखरा के बाद वो वापस बेडरूम में आता है और जो टेरेस की बॉडी बेडरूम के बीच में जमीन पर पड़ी थी उसके ऊपर काफी सारे कपड़े डाल देता है और उनमें आग लगा देता है। उसके बाद वह बेड के ऊपर से गद्दा उठाकर उसे भी उन जलते हुए कपड़ों के ऊपर डाल देता है और फिर वह वहां से निकल जाता है। वहां से निकलने के बाद उसने जो गहने चुराए थे उनमें से ज्यादातर छोटे मोटे गहने जो दिखने में सस्ते लग रहे थे, उसने उन गहनों को वहीं पास कहीं डावर्स पार्क में फेंक दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने इन गहनों को बेचा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन उसने उन गहनों में से 2 चीज रख ली, एक वह पर्ल कॉकटेल अंगूठी और एक वह जेट पेंडेंट, जिसे कि बाद में उसने अपनी गर्लफ्रेंड यान का कालमुखी बिलेटेड क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर दी थी। पूरी कहानी सुनने के बाद डिटेक्टिव स्टैचर ने चेक करने के लिए कि वह सच बोल रहा है या उन्हें कोई झूठी कहानी सुना रहा है, उन्होंने एलन से भी अब वही सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ पुलिस को पता था कि उसने टेरेस के साथ कोई जबरदस्ती की थी या नहीं। तो वह बोला कि नहीं, उसने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। जब पुलिस ने उससे पूछा कि अगर तुमने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की तो उसके सारे कपड़े क्यों उतारे, तो वो बोला कि केस की दिशा को भटकाने के लिए उसने उसके कपड़े उतारे थे ताकि पुलिस को लगे कि यह मर्डर, लूटपाट और इज्जत लूटने के इरादे से किया गया है। खैर, इसके बाद पुलिस उसी रात 2:35 पर स्टेट अटॉर्नी के सामने उसका 13 पेज का बयान दर्ज करवाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पुलिस को दिया गया कोई भी बयान कोर्ट में मायने नहीं रखता, और एलन ने स्टेट अटॉर्नी को भी सेम वही कहानी सुनाई जो उसने पुलिस को बताई थी, जिसके बाद स्टेट अटॉर्नी एलन के ऊपर हत्या, लूटपाट और आगजनी का आरोप लगाते हैं और अब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। उधर जब इस केस की जानकारी बाहर आई तो इसने पूरे मीडिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि यह एक ऐसा केस था जिसमें कातिल की पहचान किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भूत, एक आत्मा ने की थी, और मीडिया ने इसे एक नाम दिया था वॉइस फ्रॉम द ग्रेव, मतलब कि कब्र की आवाज। उस वक्त अमेरिका के लगभग हर अखबारों में एक केस सुर्खियां बना हुआ था और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस केस की चर्चा हो रही थी और कई देशों के पत्रकार इस केस के ट्रायल को कवर करने के लिए पहुंचे थे। खुद इस केस के जज फ्रैंक डब्ल्यू बबेट भी इस केस की जानकारी पढ़कर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अपने 13 साल के करियर में कई बड़े केस सुने थे मगर आज तक उन्होंने कभी ऐसा केस नहीं सुना था। तो एलन शावरी की गिरफ्तारी के लगभग 1.5 साल बाद 8 जनवरी 1979 को इस मुकदमे की कार्यवाही शुरू होती है, मगर कोर्ट में पहुंचते ही ये मामला फंस गया, क्योंकि यहाँ एक आत्मा की गवाही पर पूरा केस टिका था और कोर्ट और कानून में आत्मा की गवाही नहीं मानी जाती। डिफेंस के वकील सरकारी वकील को 2 पॉइंट पर घेर लेते हैं। पहला कि उन्होंने एक आत्मा, एक ऐसी चीज जो दिखाई भी नहीं देती, उसके गवाह पर एलन शावरी को गिरफ्तार किया था जो कि बेबुनियादी है, और दूसरा कि एलन के फिंगरप्रिंट भी टेरेस के घर पर मिले, बियर के कैन के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए थे। इसके अलावा एलन भी कोर्ट में पलट जाता है और कहता है कि पुलिस ने जबरदस्ती उससे यह बयान दर्ज करवाया था और उसने टेरेस का खून नहीं किया। वह कहता है कि पुलिस ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने यह गुनाह कबूल नहीं किया तो वह उसकी गर्लफ्रेंड नका को भी जेल में डाल देंगे। उसकी गर्लफ्रेंड उस वक्त 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और वह नहीं चाहता था कि उसका बच्चा जेल में पैदा हो, इसलिए उसने एक गुनाह कबूल कर लिया। सरकारी वकील को पता था कि एलन का वकील यह आत्मा वाला मुद्दा जरूर उठाएगा
और एलन को कोर्ट में दोषी साबित करना उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। इसलिए उन्होंने कोर्ट में यह आत्मा वाला मुद्दा उठाया ही नहीं और कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि जानकारी कहां से मिली, फर्क इससे पड़ता है कि जानकारी ठीक थी या गलत। और उन्हें एलन की गर्लफ्रेंड के पास से टेरेस के गहने में मिले और एलन ने खुद बिना किसी दबाव के स्टेट अटॉर्नी के सामने अपना बयान दर्ज करवाया और स्टेट अटॉर्नी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में बहुत ही अहम सबूत होता है। अगले कई दिनों तक दोनों वकीलों के बीच यह बहस चलती रही और जब दोनों की दलीलें खत्म हो गईं, तो अब यह मामला जूरी के पास पहुंचता है। दरअसल उन दिनों कोर्ट का फैसला जूरी मेंबर के फैसले पर निर्भर करता था और उस वक्त अमेरिका में भी जूरी सिस्टम था। एलन के ट्रायल में टोटल 12 जूरी मेंबर्स थे और अब यह फैसला जूरी के हाथ में था कि वो एलन को दोषी करार देते हैं या निर्दोष। पर सारे सबूतों को देखने और बयानों को सुनने के बाद यहाँ जूरी मेंबर्स भी आपस में बंट गए। 12 में से 4 जूरी मेंबर्स ने कहा कि वह एलन को दोषी मानते हैं, 4 मेंबर्स ने कहा कि वह उसे निर्दोष मानते हैं और बाकी के 4 जूरी मेंबर्स किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचे। तो जब जूरी मेंबर्स भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो जज ने इस केस को मिस्ड ट्रायल घोषित कर दिया। मतलब कि एलन के ऊपर गलत मुकदमा चलाया गया और केस के मिस्ड ट्रायल होने का मतलब था कि अब एलन शवरी छूट जाएगा। इसके बाद एलन को अगली सुनवाई की तारीख दी जाती है जो कि 1 महीने बाद यानी फरवरी 1979 की थी और उस सुनवाई में उसकी रिहाई के ऑर्डर आने थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती और अब इस कहानी में एक और मूड आता है। दरअसल 22 फरवरी 1979 को जिस दिन एलन की रिहाई का फैसला आना था, उससे सिर्फ एक दिन पहले यानी 21 फरवरी की रात को एलन अपने वकील को बुलवाए और उनसे कहता है कि वह चाहता है कि कोर्ट उसे दोषी करार दे क्योंकि उसी ने टेरेस का मर्डर किया है। जिसको सुनकर उसका वकील भी हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरी एलन को हुआ क्या। खैर, इसके बाद अगले दिन यानी 22 फरवरी 1979 को ये दोनों कोर्ट पहुंचते हैं और कोर्ट में जज के सामने एलन अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जिसके बाद जज उसे 14 साल की कैद की सजा सुनाते हैं और उसे जोलियट के स्टेट विले पेनेंस जेल में भेज दिया जाता है। हालांकि उसके अच्छे बर्ताव की वजह से सिर्फ 4 साल बाद ही जुलाई 1983 में उसे पैरोल पर जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अचानक इस केस में एक एंटी क्लाइमैक्स आया, उसने सभी को हैरान कर दिया कि आखिर अचानक से एलन को क्या हुआ कि रिहाई से सिर्फ 1 रात पहले ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और यह बात अगले कई दिनों तक मीडिया और लोगों के बीच एक मुद्दा बना रहा कि आखिर एलन के अंदर ऐसी कौन सी ताकत घुसी कि अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब क्या इसके पीछे भी टेरेसिटा की आत्मा कहाँ था? ये वजह कुछ और थी, ये आज भी किसी को नहीं मालूम। कमाल की बात यह भी थी कि जिस रात उसने अपने वकील को बुलाकर अपना गुनाह कबूला, वह 21 फरवरी 1979 की रात थी, जो कि टेरेस की दूसरी डेथ एनिवर्सरी थी और उसी रात 2 साल पहले एलन ने उसका कत्ल किया था। तो कुल मिलाकर यह वह केस था जिसमें कि एक आत्मा ने खुद अपने केस को सुलझाने में पुलिस की मदद की और उस वक्त के जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने भी ये माना कि हाँ, यह केस एक भूत ने, एक आत्मा ने सुलझाया है और उसी आत्मा के जरिए सारे सबूत और सारी बातें उन तक पहुंची। बाद में इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गईं और कुछ फिल्में भी बनी और आज भी ये अमेरिका के इतिहास की सबसे अजीब, सबसे अनोखी और विश्वास न करने वाली तफ्तीश में से एक तफ्तीश है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी।